इस नावल का खुलासा आप सुन लीजिए। देखो लड़की, ये ड्रेस हम तुम्हें नहीं लेने देंगे, ये हमारे भाई पसंद करके गए हैं। देखो प्लीज़, मुझे बहुत पसंद आ गया है, मुझे लेने दो मेरे फियांसे के लिए। वो रोने वाली हो रही थी। क्या हो रहा है बच्चों? अचानक किसी की आवाज़ आई थी। वो एकदम पलटी। वो कोई यंग सा लड़का था। प्लीज़ आप इनसे कहें ना, ड्रेस मुझे लेने दें। वो आंखों में आंसू लिए हुए बोली थी और इस नौजवान की बेसाख्ता मुस्कुराहट का सबब बनी थी। ठीक है, ये आप ले लें, ये कहते हुए बाहर चल दिया। वो अपने आंसू साफ कर रही थी जब दूर गिलास वॉल से किसी ने बहुत दिलचस्पी से ये मंजर देखा था। भला एक ड्रेस के लिए कौन रोता है, पागल। वो जब किचन में दाखिल हुआ तो कोई मुंह मोड़े खड़ा था। वो इसका चेहरा देख नहीं सका। मेरे लिए भी चाय बना दो, उसने उसे कहा और सर टेबल पर टिकाकर आंखें मौन किया। इसका थकन से बुरा हाल था। वो टेबल पर एक तरफ चाय रखती इसको पुकार बैठी थी, सुनिए, मगर इसने अब भी सर नहीं उठाया था। शायद ये सो चुके हैं। हेलो, फिर से पुकार रही थी। उफ़, अब क्या करूं, ये तो सो चुके हैं। सुने, आपकी चाय बना दी है, पी लें। ये कहते अभी मूर्ति के वो पुकार बैठा था, तुम कौन हो? वो हैरान सा हुआ। शायद ये बस इसका वहम था या अब इसका चेहरा इसे हर किसी में ही नज़र आने लगा था। मैं हिजाब खान हूँ, खान साहब की बेटी। इसकी बात को सुनकर समझकर ये एकदम सीधा हुआ था। इसकी थकन ख़त्म हो गई थी, नींद उड़ गई थी। ये सब इसके चेहरे के दीदार की करामात थी। हाँ, महबूब का चेहरा एकदम सामने आ जाना करामात ही तो थी। सारी थकन, सारे दर्द दूर हो जाते हैं, कम अज़ कम हमेशा के लिए नहीं, कुछ पल के लिए ही सही। खानम, मेरी खानम। अस्सलामुअलैकुम। आप सबकी आमद का बेहद शुक्रिया। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं इस खूबसूरत से नावल की तरफ। आज अगर इसे मेरे नसीब में लिख दिया जाता तो मैं कभी सजदे से ना उठता। ऐसी क्या बुराई थी मुझ में यारा, मेरा क्या कसूर था? मुझे लगता है आज की रात के बाद मैं कभी सांस नहीं ले सकूँगा। तुम देख लेना, मुझे कल का सूरज इसके बगैर देखना नसीब नहीं होगा। वो सिसकते हुए गाड़ी के बोनट पर बैठा सर झुका चुका था। हाथ में पकड़ा और फ़ोन पॉकेट में डालते इसने एक आखिरी निगाह आधे चांद की जानिब उठाई। फिर वो नज़रें झुका गया था, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वो इसके किसी और के निकाह में जाने के बाद झुका गया था, क्योंकि वो इस पर कोई हक़ नहीं रखता था। कितना तकलीफ़ दे था इसका महबूब, वो किसी और के नसीब में लिख दिया गया था। अल्लाह अल्लाह को पुकारते वो शिद्दत से रो दिया था। कोई मर्द कब रोता है, बल्कि कोई भी कब रोता है? ये आंसू यूं ही तो नहीं पार कर जाते पलकों की हदों को। बेबसी जब गालिब आ जाए तो फिर आंसू बेकाबू होते आखिर पलकों की बाढ़ तोड़कर बह जाते हैं। और ये शायद आखिरी लम्हा होता है, ज़ब्त का आखिरी लम्हा। और जब ज़ब्त ही टूट जाए तो कुछ बाकी नहीं रहता। इसके कहकहे इस पल इस सुनसान सड़क पर गूंजे थे। वो कहकहे लगा रहा था यूँ जैसे कोई पागल हो। हाँ, वाकई पागल जो था। फिर रफ्ता रफ्ता इस शख्स के कहकहों के रंग फीके पड़ गए और कहकहे पल में सिसकियों में तब्दील हो चुके थे। मैं इतना बेबस हूँ। मेरी दुआ क्यों नहीं सुनी जा रही, बल्कि क्यों नहीं सुनी गई? एक ख्वाब था जो टूट गया था, एक उम्मीद पर कि अगले जहाँ में पूरा हो जाए, मगर ख्वाब तो ख्वाब होता है, एक बार टूट जाए तो फिर कभी नहीं जुड़ते। बस एक झूठी उम्मीद और तसल्ली और हम रह जाते हैं। देखो लड़की, ये ड्रेस हम तुम्हें नहीं लेने देंगे, ये हमारे भाई पसंद करके गए हैं। वो दोनों इसको देखते बोल रही थी, साथ साथ नज़रें शॉप के दरवाजे पर थी कि कब वो आएगा। देखो प्लीज़, मुझे बहुत पसंद आ गया, मुझे लेने दो मेरे फियांसे के लिए। तुम्हारा भाई तो कोई और ले लेगा, वो मिन्नत करते हुए बोली थी। एक तो इसको ड्रेस पसंद मुश्किल से ही आया था और कोई इसकी पसंद का था नहीं। ऊपर से अब ये लड़कियाँ इसकी शक्ल रोने वाली हो चुकी थी। अब देर नहीं थी कि आंसू निकल आते। क्या हो रहा है बच्चों? जब अचानक किसी की आवाज़ आई थी। वो एकदम पलटी। वो कोई यंग सा लड़का था। इस वक्त बस वही यहाँ मौजूद था। प्लीज़ आप इनसे कहें ना, ये ड्रेस मुझे लेने दें, आप इनको कोई और ड्रेस दे दें, वो भर्राई हुई आवाज़ में बोली थी। सामने मौजूद लड़के को देखकर शायद वो मैनेजर था, उसके मुताबिक नहीं, हम तो ये नहीं देंगे। पीछे खड़ी है लड़ाका ख़वातीन भी अपनी बात की पक्की थी। हमारे भाई की पसंद हम किसी और को क्यों लेने दें? इनकी बात सुनते सामने खड़ा रफ से हुलिया वाला नौजवान उनको एक नज़र घूर गया था। अब क्यों फिर से बोल रही थी, मुझे भी यही ड्रेस लेना है। बोल दो जाकर अपने भाई को। आंखों में आंसू लिए भर रही आवाज़ में बोलती एक पल को इस रफ से हुलिये में खड़े
नौजवान की बेसाख्ता मुस्कुराहट का सबब बनी थी। ठीक है, ये आप ले लें, ये कहते वो इन दोनों को इशारा करते बाहर की जाने बढ़ गया, जबकि वो दोनों हैरान सी इसके पीछे चल दी। एकदम मुस्कुराई थी इस ड्रेस के मिल जाने पर। इसकी आंखों से एक आंसू टूट के बह गया था खुशी से। वो शॉपकीपर की जाने बढ़कर इस सूट को पैक करवाने का कहती अपना आंसू पोंछ गई थी। दूर ग्लास वॉल से किसी ने बहुत दिलचस्पी से मंजर देखा था। भला एक ड्रेस के लिए कौन रोता है, पागल, ये कहते सर झटक के बाहर निकल गया था। भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये ड्रेस इसको क्यों लेने दिया आपने? वो दोनों काफ़ी गुस्सा थी। कोई बात नहीं, मैं अपने लिए कोई और ले लूँगा, आजिज़ी से कहता सर झटक चुका था। इसकी इस हरकत पर वो दोनों शौक से एक दूसरे को देख रही थी। सीरत ने आगे होते इसके माथे पर हाथ रखकर चेक किया। क्या हुआ, क्या चेक कर रही हो सीरत? इसने हैरत से इसको देखा। देख रही हूँ, बुखार तो नहीं है आपको, या कहीं कोई चोट वगैरह? फ़िक्रमंद सी कह रही थी। क्यों, मुझे क्यों बुखार होगा, ये चोट लगेगी? सवालिया निगाहों से इसे देखकर रह गया था। आप यानी हमारे अपनी मर्ज़ी के मालिक भाई अपना पसंद किया ड्रेस एक काम सी लड़की के लिए छोड़ आए? इसकी बात सुनते बेसाख्ता मुस्कुराया था। वो रो रही थी। अगर मैं हाँ ना कहता शायद वो वहीं बेहोश हो जाती, इसलिए तो मैंने हाँ कर दी। खुले दिल से बोल रहा था। ना ना मेरे प्यारे भाई, आपको यूँ ही किसी पर तरस नहीं आता, कुछ तो है। अब समेरा बोली थी और वो सामने देखते मुसलसल ड्राइव कर रहा था। कुछ नहीं है फ़िलहाल, तुम लोग अपने काम पे ध्यान दो, ये कहते वो गाड़ी की रफ्तार मज़ीद तेज़ कर चुका था। डैड की कॉल्स आ रही थी भाई, वो पूछ रहे थे। और हाँ, उनके वो जिस फ्रेंड ने स्पेशल हमारे घर बाबा से मिलने आना है, बाबा कह रहे थे कि उनके घर दावतनामा लेकर आप जाएंगे उनको शादी के लिए इनवाइट करने। समीरा की पूरी बात सुनकर वो सर हिला गया। ओके ठीक है, हफ्ते को इंशाल्लाह जाएंगे, अभी काफ़ी दिन है, ये कहते हो मगन सर ड्राइविंग करने लगा था जब एकदम एक चेहरा इसके जहन में घूमा था। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया था। इस बेवकूफ़ लड़की के इतनी सी बात पर रोने पर हंसी आई थी उसे। कोई कैसे एक सूट के लिए इस तरह मरने वाला हो सकता है, यही सोचते फिर मुस्कुराया था। इसके बार बार मुस्कुराने को इसके पीछे बैठी बहनों ने बहुत गौर से देखा था। दोनों एक दूसरे को इशारा कर चुकी थी, आंखों ही आंखों में। हेलो, मैंने शॉपिंग कर ली है, तो मुझे कब पिक करोगे? फ़ोन कान से लगाए, एक हाथ से पर्स खोलती दूसरे हाथ से शॉपिंग बैग संभालती पूछ रही थी। हिजाब, तुम अकेली क्यों गई बाहर? किसी की फ़िक्रमंद सी आवाज़ स्पीकर से उभरी। तो वो मुस्कुराई थी। एक तो इसकी जानलेवा मुस्कुराहट। जब वो रोती तो यूँ लगता था पल में इसकी सांसें थमने वाली हों, और जब वो मुस्कुरा रही थी तो इस जैसा हसीन जैसे कोई था ही नहीं। बस मुझे नहीं पता, तुम जल्दी से आ जाओ, मैं घर जाने के लिए तैयार हूँ। वो ये कहती है बगली बात करती कि इसको स्पीकर के बजाय सामने से ही आवाज़ सुनाई दी थी। आपने बुलाया और हम हाजिर जाना, ये कहते वो इसके पास आ चुका था। हिजाब ने कॉल काट कर इसको देखा था और मुस्कुराती हुई इसके करीब चली आई थी। वो इसके हाथ से शॉपिंग बैग्स पकड़ते इसके इस हाथ को पकड़कर देखने लगा जिसमें इसने शॉपिंग बैग्स पकड़ रखे थे। अल्लाह, हिजाब देखो तो हाथ कैसे सुर्ख हो गए तुम्हारे, दर्द तो नहीं हो रहा? फ़िक्रमंद सा पूछ रहा था। हिजाब मुस्कुराती सरनफी में हिला गई थी। आइंदा यूँ अकेले मत आना, वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगा, ये कहते वो इसको साथ लिए बाहर की जाने बढ़ गया। हिजाब ने इसके खफा से चेहरे को देखा, फिर मुस्कुराई थी। अच्छा स्माइल तो करो ना हिजाब, तुम मुस्कुराते हो मज़ीद प्यारी लगती हो, मोहब्बत से कहते अपने साथ चलते शख्स की धड़कनों में ताश पैदा कर चुकी थी। ना ना जाना, ये नाइंसाफ़ी है, यूँ मोहब्बत का नाम मत लो लोगों के सामने, वरना तुम्हारा ही दीवाना तुम्हारी इन बातों को सुनते तुम्हें इतने लोगों के सामने सीने से लगा लेगा। इसकी बात सुनकर वो सुर्ख पड़ चुकी थी। घर कब आएगा? इसकी सदा पर फ़ातिह काज़मी जानदार सा मुस्कुराया था। घर तब आएगा जब हम गाड़ी में बैठेंगे, अभी फ़िलहाल हम गाड़ी की जानिब गामज़न हैं, ये कहते वो हिजाब का रिएक्शन देखने लगा जो इसकी बात सुनते हल्का सा हंसी थी और इसकी आंखों की चमक मज़ीद बढ़ गई थी। इस पल इसकी आंखें तारों की तरह टिमटिमाई थीं। आखिर पसंदीदा मर्द के करीब रहकर औरत फूलों की तरह महक ही तो जाती है। जब वो अपने पसंदीदा मर्द से चाही जाए तो इसका मान मज़ीद बढ़ जाता है। इसकी खूबसूरती भी ये है और तब तक है जब तक इसका पसंदीदा मर्द इसको चाहे, इसकी तारीफ़ करे, इसको इन निगाहों से देखे जो मोहब्बत से भरी हो, तो औरत महक जाती है। वो लोग इस वक्त यामीन खानज़ादा के दोस्त के घर दावतनामा लेकर आए थे। बख्त खानज़ादा कॉल सुनने के लिए बाहर मर्दाना खाने की तरफ से निकलकर गार्डन में आ चुका था। इसकी कोई बिज़नेस मीटिंग के बारे में कॉल थी।
وہ اس وقت کالی شلوار قمیض میں اوپر کالی ہی چادر لیے اس قدر حسین لگ رہا تھا، کوئی دیکھتا تو ماشاءاللہ تو ضرور کہتا۔ کہیں شاداب سے شخص پر خزانہ آ جائے۔ اس کی کال بند ہوئی اور وہ فون جیب میں ڈالتے مڑا ہی تھا۔ اس کی نظر سامنے موجود حصے کی جانب گئی تھی۔ وہ شاید زنان خانے کا حصہ تھا، لیکن جو وہ دیکھ رہا تھا اس وقت وہاں کھڑا بخت خانزادہ واقعی چکرا گیا تھا۔ وہاں کوئی لڑکی آنکھوں پر کالی پٹی باندھے سرخ لباس میں گول گول گھومتی کھلکھلا رہی تھی۔ اس کے گھنگریالے بال اس کے چہرے پر آتے اس کو تنگ کر رہے تھے، مگر وہ ان کو پھر سے سیدھا کرتی مزید تیزی سے گھومنے لگی تھی۔ اس کو شاید چکر آ رہے تھے، پھر بھی تیز تیز گھوم رہی تھی، اور یکدم وہ چکر کھا کر نیچے گھاس پر گرتی۔ یہ سمجھتے وہ بھی اس کی جانب بڑھا ہی تھا کہ کوئی اس کو پہلے ہی تھام چکا تھا، اور وہ ہنستی کھلکھلاتی شخص کے بازو کے حصار میں خود کو محفوظ سی تصور کرتی اس کے بازو پر ہاتھ رکھ گئی تھی، اور اب اس کی آنکھوں پر بندھی پٹی اتار رہا تھا۔ اس نے اپنے بازو میں موجود لڑکی کو پاس سے چیئر اٹھا کر اس پر بٹھایا تھا، اور خود گھٹنوں کے بل وہیں زمین پر بیٹھ گیا تھا، اور حجاب کا نازک پاؤں اپنے گھٹنے پر رکھتے اس پر لگی ہلکی سی گھاس صاف کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے اپنا پاؤں پیچھے کھینچ گئی تھی۔ فاتح، ایسے مت کرو۔ اس کی التجا پر وہ سیدھے ہوتے کھڑا ہوا، پھر پاس ٹیبل کے پاس پانی اٹھا کر گلاس میں ڈالتے اس کے سامنے کر کیا تو گلاس تھام گئی تھی۔ دور سے منظر کسی نے دیکھا تھا، وہ وہی لڑکی تھی، وہ پاگل سی لڑکی جس کو سوچ سوچ کر وہ راتوں کی نیند دن کا چین گنوا چکا تھا، اور اس کا رونا پھر اس کا مسکرانا۔ وہ لڑکی عجیب سی تھی، روتی تو لگتا کہ نہ جانے کیا قیامت آ گئی ہو، اور ہنستی تو ہر طرف جنت محسوس ہوتی تھی۔ لیکن اب وہ شخص کون تھا، وہ جو اس کے اتنا قریب تھا اور وہ پرسکون سی تھی؟ لیکن وہ لڑکی اس پل جیسے وہاں کھڑے بخت خانزادہ کو اپنا اسیر کر گئی تھی، اور بے چین بھی۔ وہ خوبصورت تھی یا صرف اسے ہی لگ رہی تھی؟ لیکن واقعی وہ لڑکی اس پل بخت خانزادہ کے دل میں کہیں کسی بہت بلند جگہ پر گھر کر چکی تھی۔ کچھ دیر تک اس کو مسلسل دیکھتا رہا، مگر اس نوجوان کو اس کے اتنا قریب دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ کیوں اس کے اتنی قریب تھی؟ وہ کون تھا؟ یہی سوچتے آخری نظر ان پر ڈالتا وہ واپس اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اپنے دل کو وہیں چھوڑ کر گیا تھا اس لڑکے کے واسطے۔ بابا، آج آپ کے ہاں کون آیا تھا؟ وہ اپنے بابا کے پاس بیٹھی پوچھ رہی تھی، کیونکہ وہ دن کو آئے مہمانوں کے بارے میں لالی سے سن چکی تھی۔ بچے، وہ میرا دوست تھا، یامین خانزادہ ان کے بیٹے کی شادی ہے جمعہ کو، تو وہ دعوت نامہ لے کر آئے تھے۔ وہ اپنی پیاری سی گڑیا کو دیکھ کر بول رہے تھے۔ ان کی بات سنتی وہ مسکرائی تھی۔ تو کیا ہم بھی جائیں گے ان کی شادی پر؟ وہ پرشوق سی پوچھ رہی تھی۔ خان صاحب نے اپنی بیٹی کو دیکھا، سر ہاں میں ہلا چکے تھے۔ بچے، وہ بہت دور سے آئے ہیں، اسلام آباد کے قریب ان کا گاؤں ہے، وہ وہاں کے سردار ہیں، تو وہ کہہ کر گئے ہیں کہ ہم 3 دن پہلے ہی آ جائیں شادی کے، لیکن میں تو بزی ہوں۔ تو ایسا کرتے ہیں، تم، لالی، تمہاری ماما، تمہاری تینوں بہنیں چلے جاؤ، تم سب 7 افراسیاب کو بھی لے جاؤ، باقی دونوں لڑکے اور فاتح ہم اور تمہارے تایا بعد میں آ جائیں گے مہندی والے دن۔ یہ کہتے وہ فاتح اور افراسیاب کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ دونوں سر ہلا چکے تھے۔ ٹھیک ہے خان صاحب، لیکن حجاب کا خیال رکھنے کے لیے مجھے ہونا چاہیے نا، یہ بالکل خیال نہیں رکھے گی۔ فاتح کی فکر مند سی آواز سنتے حجاب سرخ چہرے کے ساتھ خان صاحب کے سینے میں سر چھپا گئی تھی۔ وہ اس کا منگیتر تھا، اور خانوں میں شاید سب سے زیادہ زن مرید بھی۔ وہ کہیں بھی جانا ہوتا پہلے حجاب کی سیکیورٹی سیٹ کرتا تھا، ورنہ اس کا سانس سوکھا رہتا۔ زیادہ تر حجاب کہیں جاتی نہیں تھی، لیکن جب جاتی تو فاتح کے پورے سیکیورٹی سسٹم کے ساتھ جاتی، یا پھر وہ اس کے ساتھ جاتا تھا۔ افراسیاب اور خان صاحب مسکرائے تھے۔ برخوردار، وہ ہماری بیٹی بھی ہے، ہمیں بھی اس کی فکر ہے، لیکن وہاں سب بالکل ٹھیک ہے، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یامین خانزادہ ہمیں پوری تسلی کروا کر گئے۔ ان کی بات پر وہ سر ہلا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں 3 دنوں میں چکر ضرور لگاؤں گا اس کی طرف۔ ان کے تسلی دینے پر بھی باز نہیں آیا تھا۔ خان صاحب نفی میں سر ہلا گئے تھے، اور حجاب ان کے پاس سے اٹھ کر جلدی سے کمرے کی جانب بھاگ گئی تھی۔ آج حویلی میں ہر طرف ہلچل تھی، ہر طرف تیاریاں ہو رہی تھیں، کیونکہ آج خاص مہمانوں نے آنا تھا بختیار خانزادہ کی شادی کے لیے، جن کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ بخت خانزادہ بھی تیار ہوتا اپنی چادر لیے حویلی سے باہر نکل گیا۔ اس کو آج آفس میں کچھ ضروری کام تھا۔ خانزادہ گروپ آف انڈسٹریز کا وہ مالک تھا۔ ان کا گاؤں تو اسلام آباد کے قریب تھا، لیکن ان کے بزنس اسلام آباد میں تھے۔ بزنس اور آفس سب وہ گاؤں، اور گاؤں سے آفس آتے جاتے رہتے تھے۔
वो और इसका बड़ा भाई बख्तियार खानज़ादा इस्लामाबाद में रहते थे ज़्यादातर, जबकि बाकी छोटा भाई और बाबा गांव में ही रहते थे। ये खानज़ादे बरसों से यहाँ आबाद थे। इस गांव के सरदार और इसके बाबा यामीन खानज़ादा थे। इसके ताया और चचा साथ मौजूद गांव के सरपंच और सरदार थे। ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि वो लोग सरदारों की गद्दी संभालते आए थे। पुरानी पुश्तों से ऊपर से खानज़ादा ख़ानदान जैसा बड़ा अमीर कबीर ख़ानदान हर किसी को पसंद था। उनके किरदार, उनके रख रखाव, उनकी रहमदिली, लेकिन इस सब में एक सबसे ज़्यादा अलग शख्सियत का मालिक था और वो था बख्त खानज़ादा। इसकी आदतें, इसका मिजाज कुछ भी इन जैसा नहीं था। वो रहम नहीं था, इसे बस अपनों पे रहम आता था। इसे बस अपने सगे रिश्तों से मोहब्बत थी। गुस्सा इसका आतिश फिशां था। जब फटता तो वह बाल लेकर आता था। वह मन मौजी सा खानज़ादा था। इसकी फितरत इन सब से अलग थी। इसकी पसंद, इसकी नापसंद वाकई सबसे मुख्तलिफ था। इसके शौक़, इसकी मसरूफियात, सब कुछ। और शायद इसके नाम की तरह इसका वक्त भी, हाँ, बख्त खानज़ादा का वक्त भी मुख्तलिफ था। वो लोग हवेली पहुँच चुके थे। उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया था। हिजाब खुशी खुशी मोरे से मिल रही थी जब अचानक उसकी नज़र उनके पीछे खड़ी 2 लड़कियों पर पड़ी जो इसको घूर रही थी। आप लोग? वो हैरान होती उनको देखने लगी थी। आप लोग यहाँ कैसे? हिजाब उनसे सलाम करती पूछ रही थी। ये जिनकी शादी में आप इनवाइटेड है ना, हमारे भाई हैं। वो दोनों इसको खुशी से बता रही थी। और वो सच्ची, मतलब आप लोग यहाँ होंगे, मज़ा आएगा। वो पठानी नैन नक्श की मालिक लड़की अपने चेहरे पर आते ब्राउन घुंघरियाले बालों को एक हाथ से पीछे करती इस वक्त इन दोनों बहनों को इतनी प्यारी लगी कि दिल क्या इसके गाल चूम लें। मगर फिर दोनों एक दूसरे को घूर कर अपनी सोच पर हैरान होती इस क्यूट सी लड़की के फक्त गाल ही खींच सकी थी जो कि मज़ीद सुर्ख हो चुके थे। इनकी भाई की शादी है जिसके लिए वो ड्रेस पसंद किया था। फिर मेरे मैनेजर को कहने पर आपने वो सूट दे दिया था। हिजाब सवालिया नज़रों से दोनों को देख रही थी। वो लोग हैरान हुई थी। क्या वो पागल लड़की उनके इस खूबरू शहज़ादे भाई को उस दिन शॉप का मैनेजर समझ बैठी थी? ओह लड़की, खुदा का खौफ करो, हमारे भाई थे यार, वही जिनके लिए हमने वो ड्रेस पसंद किया था, बल्कि जिन्होंने ड्रेस पसंद किया था। वो दोनों चीखती बोली थी। उप्स, हिजाब ने बेसाख्ता अपनी उंगली दांतों में दबाई थी। सॉरी, वो मुझे पता ही नहीं चला। शर्मिंदा सी होती सर झुका गई थी। कोई बात नहीं, छोड़ो। शुक्र है भाई को वैसे अंदाज़ा नहीं हुआ था कि तुमने उनका मैनेजर समझा था इस दिन। वो लोग शुक्र का सांस लेती इसको लिए अंदर की जाने बढ़ गई थी। बाकी सब पहले से अंदर जा चुके थे। रात गई वो वापस लौटा था। कमरे में जाते चेंज करके वो किचन की जानिब आया था। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन इसका दिल कर रहा था मज़े की चाय पीने का। वो जब किचन में दाखिल हुआ तो कोई मुंह मोड़े खड़ा था। शेल्फ़ की जानिब चेहरा था, सो वो पहचान नहीं पाया था। मेरे लिए भी चाय बना दो। इसे लगा शायद ताया की कोई बेटी है जिनसे वो ज़्यादा कलाम नहीं किया करता था, लेकिन फिर भी इस वक्त इसका चाय पीने का शदीद दिल कर रहा था। वो भी चाय ही बना रही थी। इसने पैन में मज़ीद दूध डाला था। वक्त सर टेबल पर टिका कर आँखें मूंद गया था। इसका थकन से बुरा हाल था। चाय बनाकर मुड़ी तो इसकी नज़र सामने सर टेबल पर टिका कर बैठे वजूद पर गई थी। वो टेबल पर एक तरफ चाय रखती इसको पुकार बैठी थी। सुने, इसने अभी सर नहीं उठाया था। शायद ये सो चुके हैं। हेलो, फिर इसे पुकार रही थी। उफ़, अब क्या करूं? ये तो सो चुके हैं। अभी वो मज़ीद कुछ बोलती खुद से ही कि वो नींद से भरी आंखें उठा चुका था। पल में इसके हवास उड़े थे। वो लड़की इसके सामने भी आ रही थी। अब ख्वाबों ख्यालों के साथ साथ अभी वो कुछ बोलता कि वो बोल पड़ी थी। सुने, आपकी चाय बना दी है, पी लें। ये कहते वो भी मुड़ती कि वो पुकार बैठा था। तुम कौन हो? वो हैरान सा हुआ। शायद ये बस इसका वहम था या अब इसका चेहरा इसे हर किसी में नज़र आने लगा था। मैं हिजाब खान हूँ, खान साहब की बेटी। इसकी बात को सुनकर समझकर वो एकदम सीधा हुआ था। इसकी थकन ख़त्म हो गई थी, नींद उड़ गई थी। ये सब इसके चेहरे के दीदार की करामात थी। हाँ, महबूब का चेहरा एकदम सामने आ जाना करामात ही तो है, जो मुहिब पर जादू सा कर देता है। सारी थकन, सारे दर्द दूर हो जाते हैं। कम अज़ कम हमेशा के लिए नहीं, कुछ पल के लिए ही सही। खानम, हिजाब ने इसको सवालिया नज़रों से देखा था। जी, मैं हिजाब हूँ, खानम नहीं। इसके घुंघरियाले बालों की लट अब भी इसके चेहरे पर झूल रही थी। मेरे लिए खानम हो, ये कहते वो चाय का कप उठा चुका था। इसकी बात को सुनते तजब से किचन से निकल चुके थे। पीछे वो किचन में न जाने कितनी देर तक बैठा रहा था।
وہ چائے، اس کا ذائقہ سب سے زیادہ الگ تھا، محبوب کے ہاتھ کی چائے۔ یا اللہ، اس کے ہاتھوں سے بنی چائے بخت خانزادہ کے بخت میں ہمیشہ کے لیے لکھتے۔ وہ جان لیوا مسکراہٹ لیے اٹھا اور کچن سے نکل گیا تھا۔ ایک دن گزر چکا تھا۔ وہ بہت انجوائے کر رہی تھی، لیکن اسے فاتح کی یاد آ رہی تھی۔ وہ ابھی گھر کی پچھلی بنی گیلری میں کھڑی فاتح کی کال سن رہی تھی۔ اس کے چہرے پر دنیا جہان کے رنگ تھے۔ فاتح، تم یہاں کب آؤ گے؟ وہ اداس سی بولتی فاتح کے دل کی دنیا ہلا گئی تھی۔ پریشان مت ہو، اداس بھی مت ہو، ذرا سی بھی ٹینشن مت لو حجاب، میں کل آ جاؤں گا، لیکن پلیز کچھ بھی ایسا ویسا مت سوچو، بس خوش رہو، بس خوش رہو گی تو تمہاری خوشی فاتح کی فتح ہے جانا۔ فاتح کی بات سنتے سر جھکا گئی تھی۔ وہ جانتی تھی واقعی کل آ جائے گا۔ جلدی آ جانا فاتح، میں انتظار کروں گی۔ یہ کہتے وہ مسکرائی تھی، اور وہ اس کو مسکراتا سوچ کر کچھ پرسکون سا ہوتے آنکھیں موند گیا تھا۔ کچھ دیر بعد کال بند کرتے وہ مڑی تو اسے کوئی اپنی جانب آتا دکھائی دیا تھا۔ وہ اسی کے دیدار کی خاطر ادھر ادھر دیکھتے اب یہاں پہنچا تھا۔ ہاتھ میں پھول تھامے ہوئے تھا۔ السلام علیکم محترمہ۔ وہ اس کو سلام کرتے وہیں کچھ قدموں کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا تھا۔ خیریت خانم، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ وقت کے سوالیہ انداز پر وہ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ جی، میں کال پر بات کرتے کرتے باہر آ گئی تھی۔ او اچھا۔ حجاب کو اس کے سوال پر نہیں، اسے خود کو اس نام سے پکارنے پر ہوئی تھی۔ وہ اسے اس نام سے کیوں پکار رہا تھا؟ آپ مجھے بس نام سے کیوں پکار رہے ہیں؟ میں حجاب ہوں، حجاب فاتح۔ وہ اس کے لفظوں کو صحیح کرتے بولی۔ وقت چونکا تھا ایک پل کے لیے، پھر وہ کچھ بھی کہے بغیر اس کے سامنے ہاتھ میں پکڑا گلاب کر چکا تھا۔ یہ لو، دن اچھا گزرے گا۔ یہ کہتے واپسی کی جانب قدم موڑ گیا تھا۔ اس کے دل میں پھانس سی چبھی تھی۔ وہ اس کا خود کو خانم کہنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، اور ابھی جو اس نے کہا وہ کیا تھا؟ فاتح کون تھا جس کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ دی تھی؟ وہ کون تھا جو اس دن اس کی محبت کے اتنا قریب تھا؟ یہ سوچ کر بخت خانزادہ کا خون کھولا تھا۔ وہ بھی ملدان خانے کی جانب جاتا کہ اسے سیرت دکھائی دی تھی۔ سیرت، بات سنو۔ وہ اس کو اپنے پاس بلا چکا تھا۔ جی بھائی، ایک کام ہے، تم پتہ لگاؤ کہ کیا وہ انگیجڈ ہے یا کسی سے محبت کرتی ہے۔ اس نے سیرت کو آہستہ آواز میں کہا تھا۔ وہ چونکی۔ کون بھائی؟ حجاب۔ یک لفظی جواب دیتے وہ وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکل چکا تھا۔ پیچھے کھڑی سیرت نے دور تک اس کی پشت کو دیکھا تھا، اور وہ جان گئی کہ ان کا خانزادہ محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ وہ رات بھر گھر نہیں آیا تھا، ڈیرے پر موجود مسلسل اسی کو سوچ رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کو لمحہ بلمحہ عزیز ہو رہی تھی۔ پھر ایک ہی منظر، ایک ہی نام اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا تھا۔ اس کے بابا کا نام تو فاتح نہیں تھا، اور اس دن وہ شخص کون تھا جس کے قریب آنے پر وہ پرسکون تھی، خوش تھی، کھلکھلا رہی تھی؟ کیا اس کے محبوب کا کوئی محبوب بھی تھا؟ کیا وہ کسی سے محبت کرتی تھی؟ یہی سوچتے اس کی رات آنکھوں میں کٹ رہی تھی۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ وہ لڑکی بہت اہم ہوتی جا رہی ہے۔ لمحہ بلمحہ اس کی محبت میرے اندر اپنے پنجے کاٹ رہی ہے۔ اللہ آزمائش میں نہ ڈالنا، میری محبت، میری چاہت، میرا عشق بنتی وہ لڑکی کسی اور کی نہ ہو۔ وہ دعا کرتا شدت سے خدا کو یاد کر رہا تھا۔ ابھی اس کے فون کی بیل بجی تھی۔ اس نے فون اٹھا کر دیکھا تو سیرت کا میسج تھا، وائس میسج۔ اس نے اوپن کیا تو حجاب کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ میرا منگیتر ہے، میں اس کے بچپن کی منگ ہوں۔ فاتح مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اور سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں، اور اگر ان کی منگنی تم سے نہ ہوتی تو کیا پھر بھی تم ان سے محبت کرتی؟ حجاب کی بات سن کر سیرت نے پھر پوچھا تھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ فاتح افراہیم خان کی محبت میری دنیا ہے۔ وہ میری فکر کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، صرف اس لیے نہیں، وہ میری محبت بھی ہے، اور جن سے محبت ہو وہی دنیا ہوتے ہیں۔ وہ بہت خوبصورتی سے اپنی محبت کا اعتراف کر رہی تھی، اور کسی کی روح تلک میں زخم بھی حجاب کا کسی کے لیے اظہار محبت بخت خانزادہ کی روح تلک میں تکلیف اتار گیا تھا۔ ایک اشک اس کی آنکھ سے بہہ گیا تھا۔ وہ اب بھی بے یقین سا، ساکت سا وجود لیے اسی پوزیشن میں تھا۔ ایک لمحہ لگا تھا اور بخت خانزادہ اپنے بخت میں حجاب کی محبت ہار گیا تھا۔ کیا واقعی اس کی محبت کے میں قابل نہیں تھا؟ اس کے دل نے ایک سوال کیا تھا، اور اس سوال کا جواب کہیں بھی نہیں تھا۔ ہوتا بھی کیسے؟ وہ جانتا تھا کہ اس نے محبت حجاب کو بتا کر نہیں کی تھی۔ اسے تکلیف نہیں ہونی چاہیے تھی، تو وہ آنسو، وہ گھٹن، وہ دل کا درد لمحہ بلمحہ بڑھ کیوں رہا تھا؟ آنکھوں سے نکلتے آنسو ایسے تھے جیسے دل سے خون کے آنسو نکلتے ہوں۔ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا میں کبھی اس کی محبت نہیں پا سکوں گا؟ یہ شاید کبھی اپنی محبت نہیں پا سکوں گا؟
महबूब का महबूब कोई और हो तो फिर मुहिब का सांस लेना मुहाल होता है। वो कैसे ज़िंदा था, वो कैसे सांसें ले रहा था। कितने ही घंटे गुजर गए थे जब इसे सीरत की कॉल आने लगी थी। भाई वो बाबा कह रहे थे कि फ़ातेह आ रहा है हिजाब का। हाँ, उसका मंगेतर। तो गार्ड से कहें कि इन्हें जंगल वाले रास्ते से ना आने दें, मैं आपको नंबर भेजती हूँ। ये कहते वो एक लम्हे में नंबर भेज चुकी थी। वक्त ने इस नंबर को खोलते डीपी चेक की थी। वो वही शख्स था जो उस दिन हिजाब के पास था। उसको संभाल गया था गिरने पर। इसको फिर से सीरत का मैसेज आया था, भाई जल्दी से गार्ड्स को बोल दें वरना वो इसे रास्ते से ना आ जाए। इसके इस मैसेज को सुनते फ़ोन को एक तरफ फेंक चुका था। मेरी तरफ से मर जाए वो शख्स जिसको मेरे अलावा चाहिए। इस पर वो खुद गर्ज बन गया था। बख्त खानज़ादा मोहब्बत में खुद गर्ज हो गया। वो उठा और बेड पर जाकर लेटते आंखें मौन चुका था। रात को जागा पल में नींद की वादियों में जा खोया था। वो कब से टेरेस पर खड़ी हवेली आने वाले रास्ते की जानिब देख रही थी। पल पल इसकी आंखों में मायूसी छा रही थी। इतना वक्त हो चुका था, अब तक नहीं आया था। यही सोचती इसने फ़ोन पे कॉल की तो बेल जाती रही, लेकिन किसी ने उठाई नहीं। और ऐसा पहली बार हुआ था कि फ़ातेह ने इसकी कॉल नहीं उठाई थी, वो भी तब जब वो परेशान थी। अल्लाह, इसका दिल पल में बुरी तरह घबराने लगा था। अब क्या करूं? यही सोचते वापस पलटी थी जब इसके हाथ में पकड़े फ़ोन की बेल बजी। वो जल्दी से कॉल उठा चुकी थी। हेलो फ़ातेह, कहाँ हो? अभी तक आई क्यों नहीं? वो परेशान सी पूछ रही थी जब स्पीकर से फ़ातेह की आहिस्ता सी आवाज़ उभरी थी, जाना, मेरी गाड़ी की ब्रेक्स फेल हो गई हैं और मैं नहीं जानता कब ये कहीं भी लग जाए। इसकी बात सुनते हिजाब का दिल जैसे बंद सा होने लगा था। वो अपना सीना मसलने लगी थी। फ़ातेह, अल्लाह, यही लफ्ज़ अदा करते वो नीचे की जानिब भागी थी। फ़ातेह अब भी बोलता था, मेरी जान के टुकड़े, परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा। इसकी बात सुनकर वो बुरी तरह से चीखी थी, दर्द से, तकलीफ़ से। प्लीज़ फ़ातेह, गाड़ी से छलांग लगा दो। फ़ातेह ने बेबसी से इसे देखा था। जाना, ये नहर वाली सड़क है। और वो समझ गई थी। वो सीरत के कमरे में दाखिल होती इसको पुकारने लगी थी, सीरत, सीरत। वो जल्दी से ड्रेसिंग रूम से बाहर आई। क्या हुआ हिजाब? सीरत ने हैरत से इससे पूछा था। वो फ़ातेह की गाड़ी की ब्रेक्स फेल हो गई हैं, किसी को बोलो कुछ करे। अभी इसकी बात मुकम्मल होती गाड़ी के धमाके की आवाज़ आई थी और फ़ोन बंद हो गया। दूसरी तरफ हिजाब के दिल की धड़कनें फ़ोन के साथ ही बंद हो गई थी। इसको सांस नहीं आ रही थी। वो गहरे गहरे सांस लेने की कोशिश करती ज़मीन पर गिर चुकी थी। सीरत ने पहले समीरा को आवाज़ देकर बुलाया, फिर वो जल्दी से वक्त को कॉल करने लगी थी। मुसलसल बेल जाने पर भी कोई नहीं उठा रहा था। जब एक आखिरी बेल पर वो उठा चुका था, भाई, वो फ़ातेह की गाड़ी को कुछ हो गया, धमाका हुआ है और हिजाब की सांसें नहीं चल रही। घर आए ना, इसको हॉस्पिटल लेकर जाना है। और इसकी बात सुनते बख्त खानज़ादा के कदमों से जैसे ज़मीन निकल गई थी। वो जल्दी से अपनी चादर लिए गाड़ी की चाबियां उठाए गाड़ी की जानिब बढ़ गया था। 20 मिनट का फासला इसने शदीद रैश ड्राइविंग करते हुए तय किया था। और फिर वो हवेली के गेट के सामने गाड़ी खड़ी करते अंदर की जानिब भागा था। हाल में दाखिल होते ऊपर की जानिब कदम बढ़ाता कि इसको दादी अम्मा के कमरे से आवाज़ सुनाई दी थी। शायद वो सब यहीं होंगे। यही सोचते वो कमरे में पहुंचा था। सीरत कहाँ है? पूछ तो वो हिजाब कर रहा था। वो लोग तो हॉस्पिटल चले गए हैं बच्चे। हिजाब बीमार हो गई थी, इसकी सांस बंद हो रही थी। दादी की बात सुनते उल्टे कदम बाहर निकला था। फिर वापस से गाड़ी मोड़ते वो करीब बने सरदार हॉस्पिटल की जानिब का रुख कर गया था। गांव के लोगों के लिए यही एक सबसे अच्छा हॉस्पिटल था। आधे घंटे की दूरी पर था। अल्लाह, ये क्या हो गया? काश मैं जल्दी पहुंच जाता। मलामत करते वो बुरी तरह दिल के दर्द पर कराहा था। एक तरफ इसकी मोहब्बत थी, दूसरी तरफ वो इसी की वजह से इस अजियत में थी। हाँ, बख्त खानज़ादा ने फ़ातेह को कॉल करने के बजाय फ़ोन बंद करके रख दिया था। अगर वो इसे कॉल करके बता देता कि वहाँ ख़तरा है, इसी वक्त वो जगह ठीक नहीं थी, कोई भी हादसा हो सकता था, मगर इसने उसे नहीं बताया। वो एक पल को अपनी मोहब्बत में खुद गर्ज हो गया था, लेकिन इसे अंदाज़ा नहीं था कि मोहब्बत में महबूब की सांसें भी हमारे महबूब की ही ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं। और अब फ़ातेह को नुकसान पहुँचने की सूरत में इसकी खानम की सांसें तक रुक गई थी। तो क्या वो शख्स इसके लिए इतना अहम था कि इसके लिए सांसें तक रोक ली जाए? बल्कि हाँ था, क्योंकि वो सांसें रोक चुकी थी। वो ज़िंदगी से लड़ रही थी। अब इसके दूर जाने के ख्याल से जिस लड़की की सांसें थम गई थी, एकदम वो गाड़ी रोक चुका था। इसकी आंख से एक आंसू बह गया। अगर वो सिर्फ इस शख्स को कुछ होने के ख्याल से सांसें नहीं ले पा रही, तो क्या वो इस शख्स के बगैर जी पाएगी?
मैं तो इससे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वो तो फ़ातेह फ़राहम ख़ान से मोहब्बत करती है। यानी बख्त खानज़ादा का मोहब्बत करना या ना करना अहम नहीं था, अहम था तो सिर्फ इस शख्स का सही सलामत होना, यानी इसके महबूब के महबूब का ठीक होना। इसकी मोहब्बत होती या ना होती कहीं फ़र्क नहीं आता। दिल इस एक लम्हे में ख़ुद से कितनी जंगें लड़ चुका था। ख़ानम बख्त खानज़ादा का इश्क हो तुम और मेरे इश्क की सांसें सलामत रहें, तुम खुश रहो, चाहे इसकी कीमत फिर बख्त खानज़ादा के खून के आंसू भी क्यों ना हों। एक मोहब्बत का कतरा इसकी आंख से बह गया, मगर जो दूसरा रह गया वो इश्क बन गया था। बख्त खानज़ादा के दिलो दिमाग रगों में बहता हिजाब खान का इश्क, इसके ख़ानम का इश्क। फ़ातेह ने कच्चा रास्ता देखते ही छलांग लगा दी थी, सो वो बच गया, लेकिन गाड़ी बुरी तरह दरख्त से टकराई थी। कुछ लम्हों बाद वहाँ यामीन खानज़ादा के गार्ड्स आ चुके थे। वो इसको हॉस्पिटल ले आए थे। इसके सर पर थोड़े से ज़ख्म थे, सो इसको दर्द की दवा दी थी डॉक्टर ने, जिसके साथ बेहोशी की भी दवा थी। वो ठीक था लेकिन होश में नहीं था। दूसरी तरफ हिजाब, इसका सांस रुक रुक कर चलता एकदम रुक सा गया था। वो लोग इसको आईसीयू में शिफ्ट करते बाहर इंतज़ार करने लगे थे। इसी पल बख्त भी सामने से आता दिखाई दिया था। क्या हुआ बाबा? पसीने से तर चेहरे से पूछ रहा था। यामीन साहब नफ़ी में सर हिला चुके थे। आईसीयू में है, सांस ठीक से नहीं चल रही, डॉक्टर ने कहा है मज़ीद कुछ देर हो जाती तो शायद वो न बचती। वो खामोश से हो गए, जबकि बख्त के दिल पर घूंसा सा पड़ा था। कितना तकलीफ़ दे था अपने महबूब को किसी के लिए मरते हुए देखना। वो वापस पलटा और वहाँ बने प्रेयर रूम की जानिब चला गया। कुछ लम्हों बाद वह सजदे में गिड़गिड़ा रहा था। वो इस लड़की की ज़िंदगी मांग रहा था। अल्लाह इसको मेरे नसीब में ना लिखें, इसको वही शख्स अता कर दें, लेकिन अल्लाह वो ठीक हो जाए। बख्त खानज़ादा आज के बाद कभी इस लड़की के मामले में यूँ खुदगर्ज़ नहीं बनेगा, लेकिन बस वो ठीक हो जाए। वो दुआ करने के बाद उठा, प्रेयर रूम से निकल गया। अभी चंद कदम ही चला था कि कोई भिखारन इसके पास आई थी। बाबा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, खुदा तुम्हारी हर मुराद पूरी करे। इस भिखारन की दुआ सुनते वो रुका था। दुआ करो मेरी मोहब्बत ना लग जाए, वो ठीक हो जाए, इसको सांसें वापस बख्श दी जाएं। वो इस भिखारन को ये कहते अपने वॉलेट से तमाम नोट निकाल कर इसके हथेली पर रखते तेज़ तेज़ कदमों से चलते अंदर चला गया था। पीछे वो भिखारन इस शख्स को दूर तक देखती रही थी। फिर इसके लब धीरे से हिले थे। अल्लाह करे तेरी मोहब्बत को तेरी मोहब्बत ना लगे, वो ठीक हो जाए, इसके सांसें बख्श दी जाएं। आंसू भरी आंख से की गई दुआ जैसे बिजली किसी रफ्तार के साथ अर्श पर गई थी और शायद कबूलियत पा गई थी। आप लोग पेशेंट की फैमिली हैं? डॉक्टर आईसीयू से निकलते उसकी जाने बढ़े थे। जी, अफरासियाब ने कहा तो डॉक्टर साहब बोलने लगे। वो दिल की मरीज़ हैं, इनके लिए दोबारा इतना शदीद सदमा सहना नामुमकिन है। अब ख्याल कीजिएगा, कोई भी टेंशन, कोई भी डिप्रेशन इनको मौत के मुंह में ले जा सकता है। डॉक्टर की बात सुनते अफरासियाब सर हिला चुका था, मगर पीछे खड़ा बख्त वो हिल तक नहीं सका था। तो क्या वो जिसका मरीज़ था वो दिल की मरीज़ा थी? वो लड़की जिसका मरीज़ इश्क बख्त खानज़ादा था वो दिल की मरीज़ थी? वो हॉस्पिटल के लॉन में बेंच पर बैठा फ़ोन कान से लगाए बात कर रहा था। हारून मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। अभी तो कुछ लम्हे ही गुजरे हैं, ये एहसास हुए कि इसकी ज़िंदगी में मेरी कोई जगह नहीं। सारी ज़िंदगी कैसे गुजर सकती है? बख्त खानज़ादा की सौगवार सी आवाज़ सुनकर कॉल के दूसरी तरफ मौजूद हारून बेबस सा हुआ था। बख्त, मैंने कहा था ना, मोहब्बत की जड़ को इतना मजबूत मत होने देना फिर उखाड़ कर फेंक ना सको। तुमने तो हद ही कर दी। तुम इस लड़की की खुशी के लिए इसके बगैर भी रह सकते हो, लेकिन तुम्हारे दिल का क्या? इस दिल को क्या तसल्ली दोगे? इसका भी तो सोचो। हारून की तल्ख आवाज़ पर वो बेबस सा मुस्कुराया था। तुम्हें एक बात बताऊं, वो लड़की जिसका मरीज़ इश्क मैं हूँ वो दिल की मरीज़ है। क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? इसके कर्ब का अंदाज़ा भी नहीं था। किसी को भी अगर हो जाता तो यकीनन बख्त खानज़ादा के सब्र पर इसको सराहा जाता। मोहब्बत में सब्र करने पर सराहा जाना किस काम का, जब कोई इस दर्द से गुजरा ही नहीं? तो फिर मेरे इश्क का इश्क कोई और है, ये सज़ा काफ़ी नहीं है क्या? मैं इसको खुश देखना चाहता हूँ। आज अगर इस शख्स के साथ हुए हादसे को सुनकर वो इस हद तक पहुँच गई कि सांसें तक रुक गई, तो कल वो इसी शख्स के बगैर ज़िंदा कैसे रहेगी? इसकी सांसों का किसी और के दर्द पर रुक जाना मेरे लिए सुहाने रूह है। मुझे मेरी मोहब्बत अज़ीज़ है, मेरा इश्क अज़ीज़ है, लेकिन इसकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा अज़ीज़ है। इसकी खुशी, इसकी चाहत सब अज़ीज़ है, जो कि बख्त खानज़ादा तो नहीं है। वो हिजाब खान है फ़ातेह की फ़तह, इसकी कामयाबी, इसकी मोहब्बत, इसका नसीब।
वक्त खानज़ादा के वक्त में हिजाब खानम नहीं है, ये कहते वो कॉल काट चुका था। 2 दिन गुजर चुके थे। वो लोग वापस हवेली आ गए थे। आज मेहंदी थी। सब सुबह से तैयारियों में मसरूफ़ थे। वक्त ज़्यादातर काम के सिलसिले में बाहर ही रहा था। इन 2 दिनों में अभी वो शहर से लौटा था। हवेली में दाखिल हुआ तो सब लड़कियां सामने बैठी बातें कर रही थी। इसकी नज़र एक ही चेहरे की तलाश में थी। दूर वो इसे सामने ही नज़र आ गई और आंखों को जैसे करार आया था। पीले रंग का गरारा पहने वो बग़ैर तैयार हुए भी हसीन तरीन लग रही थी। इसके घुंघरियाले बालों की लटें चेहरे पर आती इसे हमेशा की तरह तंग कर रही थी। और इसी पल वो इसकी जानिब आई थी। वक्त को जैसे यकीन नहीं आया कि वो इसको ही बुला रही है। सुने। वो कुछ सेकंड्स बाद इसकी जानिब बढ़ा था। हाँ जी, क्या बात है? दुनिया भर की फ़िक्र और मोहब्बत इस वक्त इसकी आंखों और चेहरे पर सिमट आई थी। वो मैंने आपका शुक्रिया अदा करना था। हिजाब ने इसको देखकर मुस्कुराते हुए कहा तो वक्त ने सवालिया नज़रों से इसे देखा। किस लिए? इसने ऐसा क्या किया था कि वो इसका शुक्रिया करती? यही सोचकर वो पूछ बैठा था। आपने मेरे फाते की जान बचाई, इसके लिए मदद भेज दी। अगर वहाँ वक्त सिक्योरिटी ना पहुँचती न जाने क्या हो जाता। यह आखिरी जुमला अदा करते इसकी आवाज़ भीग गई थी। इसी लम्हे वक्त खानज़ादा की आंखें ज़ब्त से लाल हुई थी, जिन्हें शायद पास खड़ी हिजाब ने महसूस नहीं किया था। कोई बात नहीं, ये कहते वो तेज़ तेज़ कदम उठाता ऊपर की जानिब चल दिया। कमरे में आते वो कमरे का दरवाज़ा बुरी तरह मार गया था। ज़ब्त की हद थी। शायद तब जब इसने अपनी खानम के लबों से सुना था, जबकि वो कह रही थी कि जब इस नाम पर खानम की निगाहों में मोहब्बत, अकीदत और इज़्ज़त दर आई थी, वो किस कदर चाहत भरे लफ्ज़ों से इस शख्स का नाम ले रही थी। इसको बार बार एक ये लफ्ज़ सुनाई दे रहे थे, आपने मेरे फाते की जान बचाई। ये लफ्ज़ नहीं, खंजर थे जो वक्त खानज़ादा के दिल पर बुरी तरह वार कर चुके थे। हूँ मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत हूँ मैं, तेरा दिल तो नहीं हूँ जो भर जाऊँगा। आज खुशबू मेरी होगी, कल छाँव भी, फूल हूँ आज, कल बंद शजर जाऊँगा। आज बारात थी। सुबह से तमाम तर तैयारियों में मसरूफ़ था। आखिरकार इसे होश तब आया जब हिजाब ने इसके पास खड़े फ़ाते को पुकारा था। फ़ाते। और फ़ाते जो वक्त से कोई बात कर रहा था, बात करते करते रुका था। इसकी नज़रें सामने खड़ी हिजाब पर थी, जो ग्रे कलर की मैक्सी पहने, घुंघरियाले बालों को कंधे पर डाले, नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। वो बात भूल गया वो क्या कह रहा था, क्या कर रहा था, और वो इसकी जानिब बढ़ा था। इसके करीब जाते वो धीरे से इसके कान के करीब झुका था। जाना फ़ाते कुर्बान, जो मांगो तो जान हथेली पर। जबकि फ़ाते की सरगोशी पर वो लाल हुई थी। कुछ बोलने के लिए खोले लब वाही रह गए थे। फ़ाते ने अपने वॉलेट से नोट निकालते इसके सर पर से वार कर पास से जाते मुलाजिम को दिए थे। फिर वो हिजाब की आंखों में देखने लगा था। वो ये भूल गया कि वो यहाँ क्यों खड़ा है। हिजाब ने इसे बुलाया था कि नहीं। फ़ाते। हिजाब इसके कान के करीब कुछ ऊंचा सा बोली तो माशाल्लाह बोलते इसकी बात सुनने लगा था। तुमने ड्रेस कब चेंज करना है? बड़ी बड़ी आंखों से इसको घूरती पूछ रही थी। फ़ाते को यकदम याद आया, अभी से तो तैयार भी होना है। ओ जाना, टाइम देखने लगा था वो, जो कि बस आधा घंटा ही रह गया था बारात जाने में। वो मेरी ड्रेस कहाँ है? इसने हिजाब से पूछा, क्योंकि इसके कपड़े वही तैयार किया करती थी। हिजाब की जगह बताने पर वो जल्दी से अंदर की जानिब बढ़ गया था। पीछे खड़ा वक्त अपनी खानम को देखते साकित ही तो रह गया था। इसने इस पल चाहा कि वक्त रुक जाए या इसकी सांसें, क्योंकि वो इसका चेहरा देखते देखते मर जाना चाहता था। वो इसके नसीब में इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन वह आखिरी सांस तो इसका चेहरा देखते देखते लेना चाहता था, ताकि आखिरी बार ज़िंदगी को महसूस कर सके। शादी का फंक्शन ख़त्म हो चुका था। आज सब मेहमानों ने अपने अपने घर चले जाना था। वक्त आज कहीं गया नहीं था, वो घर ही था। वो टेरेस पर खड़ी चाय पी रही थी जब वो इसके पीछे कुछ फासले पर जाकर खड़ा हुआ। तो आज तुम घर चली जाओगी अपने खानम? इसने आहिस्ता आवाज़ में पूछा तो वो चौंकी। फिर मुड़ते वो इसको देखते सर हिला चुकी थी। हाँ जी। आपने अब फिर मुझे खानम कहा है? मेरा नाम हिजाब है, खानम नहीं हूँ मैं। वो अपनी बात पर जोर देते हुए बोली थी। वक्त खानज़ादा धीरे से मुस्कुराया था। हिजाब ने उलझन से इसे देखा। मुझे हिजाब कहा करे ना, खानम नहीं। जबकि वक्त ने इसकी जानिब एक उल्फत लुटाती निगाह डाली थी। फिर धीरे से सर झुका किया। मैं जिन लोगों से मोहब्बत करता हूँ उनको अपने पसंदीदा नामों से ही पुकारता हूँ। इस बात को सुनते वो हैरत ज़दा हुई थी। मतलब? वो समझी नहीं थी। वक्त ने इसकी जानिब देखे बगैर सर नफ़ी में हिलाया था। अगर वो इस पल इसकी जानिब देख लेता तो शायद हार जाता, इससे, ख़ुद से और शायद अपने इश्क से भी। एक बात बताओ खानम,
वो इसको फिर से पुकार बैठा। जी पूछें? हिजाज ने इसकी जानिब देखते पूछा था। अगली बार कब सीरत और समीरा से मिलने आओगी? वो लोग काफ़ी दुखी हैं तुम्हारे जाने पर, बख्त ने बात संभालते पूछा था। अगली बार? वो सवालिया नज़रों से इसे देख रही थी। अगली बार अल्लाह की मर्ज़ी से मेरे निकाह पर। बख्त ने एक झटके से इसकी जानिब देखा। निकाह? हाँ। सर हाँ में हिला गई थी। मेरे और फाते के निकाह पर अगले महीने की कोई भी तारीख तय हो सकती है। ये कहते वो इसको ज़रूर आने की दावत देती नीचे की जानिब चली गई, जबकि बख्त खानज़ादा को जैसे अजाब की नवीद सुना गई थी। एक लम्हे में ज़माने मेरे हाथों से गए, इस कदर तेज़ हुई वक्त की रफ्तार के बस। तो कभी रख के हमें देख तो बाज़ार के बीच, इस तरह टूट के आएंगे ख़रीदार के बस। कल भी सदियों की मुसाफत पे खड़े थे दोनों, दरमियाँ आज भी पड़ती है वो दीवार के बस। ये तो एक ज़िद है कि मोहसिन मैं शिकायत ना करूं, वरना शिकवे तो हैं इतने मेरे यार के बस। इनके निकाह की तारीख पक्की हो चुकी थी। कल उसका निकाह था और हिजाब साहिबा तो फूले नहीं समा रही थी। इसका और फाते का निकाह से पहले मिलना ममनू कर दिया गया था। हर तरह की तैयारियां हो चुकी थीं। इसका दिल बिल्लियों उछलता था। मोहब्बत को पा लेने का एहसास सब कुछ भुला देता है। कुछ पल के लिए इसको भूल गया था। कौन दुनिया, कैसी दुनिया? इसकी दुनिया तो वाहिद एक शख्स था, फाते, हिजाब का फाते। वो सुर्ख जोड़े में सजी संवरी दुल्हन अपने कमरे की बालकनी में खड़ी फ़ोन कान से लगाए फाते को कॉल कर रही थी। बहुत मुश्किल से इसे वक्त मिला था इससे बात करने का। अब वो इसे पैगाम भिजवा चुका था कि वो ही सबसे पहले इसे देखना चाहता था। सो वो इसको कॉल कर रही थी। वो उठा नहीं रहा था। अल्लाह फाते, कॉल उठा भी लो। वो कांपते दिल के साथ इसको कॉल मिला रही थी। इसी पल इसकी नज़र नीचे की जानिब गई थी, जहाँ कोई साकित सा खड़ा था। वो काली शलवार कमीज़ में मलबूस, सफ़ेद अजरक कंधों पर डाले इसी की जानिब देख रहा था। वह बख्त खानज़ादा था। वो इसको ख़ुद की जानिब देखते देख कर अपने दिल को मुश्किल से संभाल सका था। वो इसको यूँ देख रहा था, सर उठाकर, जैसे को मुसाफिर सफ़र करते करते थक कर चाँद को देखता है। इसकी निगाहें वो प्यासी थीं, वो उदास थीं, दिल अधूरा था चाँद की मानिंद। लेकिन वो बालकनी में खड़ी उरूसी लिबास में मौजूद लड़की इसकी ज़िंदगी थी, जो आज किसी और के नाम हो जाती। और जब हमारी ज़िंदगी हमारी ना रहे, किसी और की हो जाए, तो हमारी सांसें बंद हो जाती हैं। बख्त खानज़ादा की बख्त में हिजाब खानम थी ही नहीं, वो इसके लिए बनी ही नहीं थी। फिर वो मुड़ गई। इसने फाते का मैसेज देख लिया था। वो इसे कह रहा था कि वो इसको निकाह के बाद देखेगा, तब तक वो किसी को अपना चेहरा न दिखाए। और वो मुस्कुराती घूंघट ओढ़ गई। दूर खड़े बख्त खानज़ादा को यूँ लगा इसकी ज़िंदगी ने उससे चेहरा मोड़ लिया है। इसके 3 बार कबूल है कहने पर 3 बार बख्त खानज़ादा 3 बार मर गया। हाँ, वो लड़की इसकी खानम, इसका निकाह हो चुका था। इसकी हिजाब खानम वाकई फाते की फ़तह थी। बख्त खानज़ादा तो आशिक था, और आशिकों का मिलना तो नामुमकिन होता है, कम अज़ कम दुनिया में तो बिल्कुल। निकाह हो चुका था। फाते जालीदार पर्दे को हटाकर इसकी जानिब बढ़ा था। इसने सामने खड़ी सुर्ख उरूसी लिबास में मौजूद लड़की का घूंघट उठाते इसका माथा चूमा था। अल्लाह का तोहफ़ा तुम हिजाब। एक हल्की सी सरगोशी वो इसके करीब झुके कर रहा था। वो ये सुनती हौले से मुस्कुराई थी और सर झुका गई थी। इसके नसीब में वही शख्स था जिसे इसने चाहा था, और बहुत चाहा था। और जहाँ मोहब्बत हर रिया से पाक हो, जो दिलों को जोड़ दिया जाता है। और जब किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत हो जाए जो किसी और का नसीब हो, फिर अपनी सांसें कीमती नहीं लगती। ज़िंदगी गुजारी जाती है, जी नहीं जाती। इसके साथ भी ये हुआ। वो शख्स इस लड़की की चाहत अनजाने में ही कर बैठा था, जो किसी और की मोहब्बत थी, किसी और का नसीब थी। और सबसे बड़ी बात, वो इस शख्स से मोहब्बत करती थी। तो फिर कैसे वो इसे इस शख्स से दूर कर देता? वो इस कदर जालिम नहीं था कि अपनी मोहब्बत की जान अपने हाथों से ले लेता। अगर इसकी मोहब्बत कोई और था तो वक्त का कल्ब इसको कभी इजाज़त नहीं देता था कि वो इसके खानम से इस शख्स को दूर करते, चाहे फिर इससे दूर ही क्यों ना होना पड़े। वो वहाँ से लौट आया था। शाम के अंधेरे हर सू फैल चुके थे। चांद आसमान पर उभरने लगा था और बख्त खानज़ादा का दिल डूबने लगा था। इसके कदम डगमगाए थे। वो अपनी गाड़ी तक आया, फिर ड्राइविंग सीट संभाल गया। इसके जहन में बार बार घूम रही थी वो जब इस दिन अपने लॉन में सुर्ख लिबास में घूम रही थी। बख्त खानज़ादा को बुरी तरह अपना दीवाना कर गई थी, और आज वो फिर से सुर्ख उरूसी लिबास में मौजूद बख्त खानज़ादा को अपना दीवाना फिर से कर गई। उसे अपना ये खसारा बुरी तरह रुला रहा था। वो मर्द जो कभी रोया नहीं था, शिद्दत से रोतिया। आज इस लड़की के ना मिलने पर, अल्लाह वो मेरे नसीब में क्यों नहीं थी।
وقت کے دل میں اس لڑکی کی محبت کیوں پیدا کی گئی؟ کیوں میں اتنا بے بس ہو گیا کہ اپنی محبت کی خاطر اسے پا نہیں سکا؟ میری محبت سے دوری کی وجہ بھی میری محبت ہے۔ پسندیدہ شخص کا خسارہ صرف خسارہ نہیں ہوتا، وہ ہمارے دل کی موت ہوتی ہے۔ وہ گاڑی سے باہر نکل آیا اور پھر بونٹ پر جا بیٹھا۔ اس نے فون نکالتے اپنے جگر کو کال ملائی تھی۔ کچھ دوست درد کے لمحوں میں دوا ثابت ہوتے ہیں۔ ہیلو۔ فون کے اسپیکر سے آواز گونجی تو وہ اس درد کے شدید لمحے میں بھی مسکرایا تھا۔ کیسے ہو بخت خان زادہ؟ اس کے پوچھنے پر بخت خان زادہ نے سر جھکا دیا تھا۔ بخت؟ ابھی وہ کوئی بات کرتا کہ بخت خان زادہ کی آواز اسپیکر پر ابھری تھی۔ وہ آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی اور کے نصیب میں لکھ دی گئی۔ وہ بخت خان زادہ سے چھین لی گئی، یا شاید وہ میری کبھی تھی ہی نہیں۔ آج اگر اسے میرے نصیب میں لکھ دیا جاتا تو میں کبھی سجدے سے نہ اٹھتا یار۔ ایسی کیا برائی تھی مجھ میں یارا؟ میرا کیا قصور تھا؟ مجھے لگتا ہے آج کی رات کے بعد میں کبھی سانس نہیں لے سکوں گا۔ تم دیکھ لینا، مجھے کل کا سورج اس کے بغیر دیکھنا ہی نہیں ہے۔ سسکتے ہوئے گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا سر جھکا چکا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا فون پاکٹ میں ڈالتے اس نے ایک آخری نگاہ آدھے چاند کی جانب اٹھائی، پھر وہ نظریں جھکا گیا تھا۔ کتنا تکلیف دہ تھا اس کا محبوب، وہ کسی اور کے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا۔ اللہ اللہ کو پکارتے وہ شدت سے رویا تھا۔ کوئی مرد کب روتا ہے، بلکہ کوئی بھی کب روتا ہے؟ یہ آنسو یوں ہی تو نہیں پار کر جاتے پلکوں کی حدوں کو۔ بے بسی جب غالب آ جائے تو پھر آنسو بے قابو ہوتے آخر پلکوں کی باڑ توڑ کر بہہ جاتے ہیں۔ اور یہ شاید آخری لمحہ ہوتا ہے ضبط کا، آخری لمحہ۔ اور جب ضبط ٹوٹ جائے تو کچھ باقی نہیں رہتا۔ اس کے کہکہے اس پل اس سنسان سڑک پر گونجے تھے۔ وہ کہکہے لگا رہا تھا یوں جیسے کوئی پاگل ہو۔ ہاں واقعی پاگل جو تھا۔ رفتہ رفتہ اس شخص کے کہکہوں کے رنگ پھیکے پڑ گئے اور پل میں سسکیوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ میں اتنا بے بس ہوں، میری دعا کیوں نہیں سنی جا رہی، بلکہ کیوں نہیں سنی گئی؟ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اس کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے معجزے کے انتظار میں ہو، اور اچانک سے معجزہ ہو جائے۔ حجاب، ایک بات بتاؤں؟ جی۔ حجاب نے اس کی یوں کہنے پر سر ہلایا تھا۔ مجھے تم سے پہلی بار محبت تب ہوئی تھی جب تمہیں پہلی بار سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ تم نے زندگی اور موت کے بیچ مجھے پکارا تھا جانا۔ فاتح فراہم خان کی زندگی کبھی اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ جب تم مجھے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرا چہرہ چھوتی تو مجھے پکارتی تھی۔ حجاب، فاتح کو اپنی زندگی اس وقت سب سے زیادہ حسین لگتی تھی۔ کوئی تو تھا جو فاتح فراہیم خان کے لیے خاص تھا، صرف تم۔ حجاب، میری محبت ہے، تھی اور رہے گی۔ حجاب نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا تھا، اور فاتح کو اس کے خود کو یوں دیکھنے پر ایک بار پھر سے حجاب سے محبت ہوئی تھی۔ وہ جھک کر اس کا ماتھا چوم رہا تھا۔ ایک عقیدت تھی، ایک چاہت تھی، ایک محبت تھی۔ دو دل یک دل ہوئے تھے اور ایک دل ٹوٹ گیا تھا، بخت خان زادہ کا دل۔ اس رات اس طویل سڑک پر موجود شخص نے اپنے دل کے ٹکڑے اپنے کانپتے ہاتھوں سے چنے تھے۔ پھر وہ اٹھتے گاڑی پر جا بیٹھا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے سپیڈ تیز کر دے یکدم موڑی تھی۔ کچھ لمحوں بعد اس کی گاڑی سڑک پر فراٹے بھرتی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ بخت خان زادہ کے دل سے نکلتا ایک ایک خون کا قطرہ اس کی آنکھوں کے ذریعے بہہ رہا تھا۔ ایک دھندلا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے ابھرا تھا، اور وہ آنکھیں مونتے اس کو سوچ کر مسکرا دیا تھا، ایک آخری مسکراہٹ، اور بخت خان زادہ کی گاڑی زوردار دھماکے سے سامنے سے آتے ٹرالر سے ٹکرائی تھی۔ ایک لمحہ لگا تھا اور بخت خان زادہ کو موت اپنی آغوش میں لے چکی تھی۔ ایک عاشق عشق ہار کر موت جیت گیا تھا۔ ہمارے خوابوں کی زندگی بہت کم ہوتی ہے۔ ان کو اگر وقت پر جی لیں تو خوش قسمتی، اور اگر وقت پر ان کو جی نہ سکیں تو پھر فقط پچھتاوے ہی رہ جاتے ہیں۔ پچھتاووں کا کیا کرنا جب وقت گزر جائے؟ اسے اپنا الفاظ یاد آئے تھے۔ میں اسے اس جہان میں نہیں مانگ سکا، مانگا بھی تو پا نہیں سکا، کیونکہ وہ کسی اور کو مانگتی ہے۔ اگلے جہان میں خدا کے پیروں میں گر کر بھی اس کو مانگ لوں گا۔ عشق سے آگے ہے جو جہاں۔ خانم اس جہان میں بخت خان زادہ تمہیں مانگ لے گا، وہ جہاں جو عشق سے آگے۔ قسمت نے محبت کا کھیل کھیلا تھا اور بخت خان زادہ کی جان لے لی تھی۔ محبت ختم ہوئی تھی، عشق شروع ہو گیا، وہ عشق جو اگلے جہان میں اپنی مکمل تکمیل پا جانے والا تھا، مگر شاید وہ جہاں جو عشق سے آگے ایک خواب تھا جو ٹوٹ گیا، شاید اگلے جہان میں پورا ہونے کے لیے، مگر خواب تو خواب ہوتے ہیں، ایک بار ٹوٹ جائیں تو پھر کبھی نہیں جوڑتے، بس ایک جھوٹی امید یا تسلی باقی رہ جاتی ہے۔ مجھے اپنا وہ خسارہ نہیں بھولتا، وہ رات، وہ منظر، وہ بارش، وہ شخص، وہ نظارہ نہیں بھولتا۔ وہ شخص آج بھی پورا کا پورا یاد ہے مجھ میں۔ یار، وہ شخص مجھ کو پورا کا پورا کیوں نہیں بھولتا؟ یادیں رہ جاتی ہیں، سب کچھ تو نہیں بھولتا۔
मगर जिस शख्स को दिल में रखा जाए वो सारा नहीं भूलता। याद आता रहता है मुझको, सताता रहता है मुझको, इसका हंसना, इसका मुस्कुराना, इसकी बातें, इसका लहजा, इसका रूठना, इसका मनाना, इसकी मोहब्बत, इसकी चाहत, सब याद आता है मुझको। वो शख्स मुझको कभी नहीं भूलता, रह गया वो कहीं आज भी बाकी। मुझे वो शख्स, वो मंज़र, वो खसारा नहीं भूलता, मुझे अपना वो खसारा नहीं भूलता। ये नावल तो पहुंचा अपने इख्तिताम तक। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।